नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तालीम पर तकरार, जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन मदरसों और उनकी तालीम पर विधानसभा में जमकर तकरार हुई। सदन में बीजेपी विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को समाप्त करने का शासकीय संकल्प पेश किया। अब इसके बाद मदरसों को लेकर सियासत गरमा चुकी है। एक और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मदरसों के संचालन के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का यह कहना है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करके रोजगार, शिक्षा और नर्सिंग घोटाले जैसे मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हम आज तालीम पर हो रही इसी तकरार को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको सुना देते हैं कि इस मसले को लेकर सदन में किसने क्या कहा। ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10th और 12th में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती। मैं ये चाहता हूं कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें। हम उनको समाज की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं, हम उनके विकास के मॉडल पे काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये अशासकीय संकल्प में लेकर आ रहा हूं और सदन के सामने रखने वाला हूं। देखिए, मदरसे हों या कोई भी हो, शिक्षा देना कोई मना नहीं है, शिक्षा सब दे सकते हैं। पर भारत की शिक्षा पद्धति में भारत का सम्मान, भारत माता की जय जयकार, राष्ट्रगान, वंदे मातरम, ये सब चीजें करना चाहिए, क्योंकि देश का अन्न जल खाते हो, देश का पानी पीते हो, देश की संस्कृति और सभ्यता में जीते हो। तो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो मन में ईर्ष्या भी होगी और ऐसे जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई भी होगी। उनका निरीक्षण परीक्षण किया तो पाया कि छोटे छोटे कमरों में 30-30, 40-40 बच्चे हैं और ये वो मदरसे थे जिन्हें ना मदरसा बोर्ड से अनुमति थी और ना ही शिक्षा विभाग से अनुमति थी। तो ऐसे बगैर अनुमति के जो मदरसों में बच्चे पाए गए, तो कहीं न कहीं मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का संकेत मिलता है। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, उनका जीवन सुरक्षित हो, उन्हें राष्ट्रवादिता से जोड़ा जाए और इनका बंद किया जाना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांप्रदायिक मुद्दों पे बात करती है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। जो जनता के मुद्दे, किसान के मुद्दे, किसान पे बात नहीं करना चाहते, युवाओं की बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती, इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करना चाहती सरकार? उसमें मतलब क्या है? मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जो जनहित के विषय हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ऐसे मुद्दे सामने लाती है। भाई, आप बात करो हमारे प्रदेश के युवाओं की, बात करो रोजगार के बारे में। उनके लिए अभी तक क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया मदरसों को लेकर आई है। तालीम पर तकरार देखने को आज सदन में मिली है और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ केदार सिरोही जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो योगेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, सदन की जो कार्यवाही है लगातार जारी, हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। पहले दिन ही नर्सिंग घोटाले को लेकर जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, सदन से लेकर सड़क तक कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन अचानक से ये मुद्दा सामने आना कि इस धारा को हटाने को लेकर इस तरह की प्रस्तुतियां पेश की जाती है, तो आखिर क्यों? आपको क्यों लगता है कि मदरसों को बैन किया जाना चाहिए? क्या कुछ समस्या आपको दिख रही है इनमें? देखिए खुशी की, कांग्रेस पार्टी ने विरोध को अपनी प्रवृत्ति बना ली। एक सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाने की बजाय हर अच्छे कदम का विरोध करना कांग्रेस ने अपनी मानसिकता बना रखी है। कांग्रेस ने तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने तो प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का भी विरोध किया था। तो कांग्रेस पार्टी विरोध करने से पहले अंतर मन में झांके और जो जिन मदरसों की शिक्षा के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो मैं उस वर्ग से संबंधित जो अल्पसंख्यक वर्ग है, आज उनके बच्चे हाई राइज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाई, मदरसों का हाल बड़ा ही गड़बड़ है। जैसा कि पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी का बयान आपकी रिपोर्टिंग में दिखाया गया, उन्होंने भी इस पर सवालिया निशान उठाए कि एक एक कमरे में 30-30, 40-40 बच्चों को ठूस दिया जाता है, गंदगी भरे माहौल में उनकी परवरिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है खुशी जी कि राष्ट्रवाद की बात मदरसों में नहीं होती। राष्ट्र विरोधी पाठ उनको पढ़ाया जाता है, जिहाद की ओर उनको अग्रसर किया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक, उससे उसको गाने से परहेज किया जाता है।
तो ये तमाम वो चीजें हैं। और जबकि मुख्य धारा में अनुच्छेद 30 क्या है खुशी जी, अनुच्छेद 30 में सांस्कृतिक गतिविधियां भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज भी हैं। क्या ये सब मदरसों में होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो मदरसों में केवल उर्दू पढ़ाया जाए तो उर्दू की शिक्षा तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में है ऑलरेडी। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अगर समय के हिसाब से संविधान में संशोधन हो रहे हैं तो वो आज समय की मांग है, वक्त है बदलाव का, और उस बदलाव को मध्य प्रदेश की और देश की जनता स्वीकार भी कर रही है। और जिस वर्ग को ये प्रभावित कर रहा है उस वर्ग से कोई इस प्रकार की विरोध की स्वर उभर नहीं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ केदार जी से। केदार जी, देखिए जिस तरह से योगेश जी का कहना था कि आखिर हर मसले पर कांग्रेस को शिकायत क्यों होती है? ठीक है, अब अनुच्छेद 30 को हटाने की जिस तरह से मांग की गई है, मदरसों के बैन की अगर बात कह रही है बीजेपी, तो तमाम तरह के सवाल है। देखिए असम में भी हमने देखा था कि मदरसों को बैन किया गया था, यूपी में कई तरह की शिकायतें मिली थी मदरसों में, हजारों मदरसों को वहां पर बैन किया गया था। अब मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की शिकायतें मिलती है, देखिए साफ तौर पर आरोप यह भी लगता है कि मदरसों में एक धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ावा दिया जाता है, ना कि राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र विरोधी जिस तरह से बात कर रहे थे योगेश जी। तो अगर ये सारी चीजें पाई जाती है तो आपको क्यों लगता है कि क्यों बैन नहीं होना चाहिए? शिकायत क्या है आखिर? देखिए, एक तो चालू रहना और एक बैन करना, डेफिनेशन बहुत बारीक है, परंतु उसको समझना पड़ेगा। जिन मदरसों में अगर राष्ट्र विरोधी कार्रवाई गतिविधियां होती है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं। पहली बात, जिन मदरसों में पढ़ाइयां हो रही है वो सरकार के नियम के अनुरूप पढ़ाई हो रही है। और कई बार मदरसों के जो बोर्ड के अध्यक्ष है वो भाजपा के लोग बने हैं, उसमें कोई वो नहीं है। सरकार ग्रांट देती है, सरकार के अधिकारी जाते हैं, सरकार के अधिकारियों के हिसाब से वहां कुरिकुलम शुरू किया जाता है। यहाँ तक कि 9-10 हजार बच्चे हैं हिंदुओं के जो मदरसों में पढ़ रहे हैं। अगर इस तरह की गड़बड़ियां कुछ होती तो वो तो घर आके बताते। पहला भाजपा को ये स्पष्ट करना होगा कि जो ये मुसलमान करके लोग होते हैं ये क्या भारत के हैं या नहीं है। पहला बात तो इन्हें ये अपने देश का अंग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अपना हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते। हर बार उनके ऊपर उनकी शिक्षा, उनकी तालीम, उनकी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न खड़े करके उन्हें एक तरीके से पूरी समाज को ये आतंकवादी बता देते हैं, पूरी समाज को देश विरोधी बता देते हैं। पहले इनको ये तय करना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, आप हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी, मेरी पूरी बात सुन लेना, ये मुद्दा थोड़ा है ना बहुत ही बारीक और बहुत ही ज्यादा धर्मों के बीच का जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप हिंदुओं की बात करते हो, मेरे साथ चलिए, एक क्लास में पहली से लेके 7वीं 8वीं तक के बच्चे एक कमरे में मध्य प्रदेश में कई जगह है, टीचर्स नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, बच्चियों के लिए वॉशरूम नहीं है, बच्चियों का ड्रॉप रेट कम गिर रहा है, ज्यादा ड्रॉप रेट हो रहा है इधर मध्य प्रदेश में। स्कूलों में पुस्तक नहीं मिल रही, 10-10, 12-12 किलोमीटर तक बच्चियों को पैदल आना पड़ रहा। 10,000 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं छत नहीं है, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है, कहीं टेबल नहीं है, कहीं कुर्सी नहीं है, कहीं मध्याह्न भोजन नहीं है। तो ये मुझे ये बताएं, पहले ये सांस्कृतिक, कल्चर और स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, कितने स्कूल में स्पोर्ट टीचर हैं भैया? गुप्ता साहब, पहले अपने हिंदुओं की देख लो, अपने हिंदुओं के वो जो ट्राइबल इलाके में है ना बच्चे, वो तकलीफ में है, पैदल जाते हैं, पैदल समझते हो, साइकिल भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, खाने का दाना भी नहीं है, ऊपर छत भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। वो अपनी उषा जी को बोलना कि अपनी तनख्वाह से अपने इधर ही जहां मऊ से जीती है, जरा वहां जाके ट्राइबल इलाके में देख तो ले कि बच्चों की स्थितियां क्या है। जूते चप्पल नहीं पहन के आ रहे हैं। उन्हें 7वीं के क्लास के बच्चे अगर 7 का पहाड़ा पढ़ के बता दें मध्य प्रदेश में, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, पहले अपने हिंदुओं की शिक्षा तो सुधार लो मेरे भाई। आप मुसलमानों के ऊपर जा रहे हो, हिंदुओं की बात करते हो। हिंदुओं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, उनको छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही है। क्या बातें करते हो आप हमेशा जहर घोलने के अलावा। आप अपने मध्य प्रदेश की 29,000 स्कूल, मेरी बहन, बंद हुई है। 29,000 स्कूल जो है वो बंद हुए। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? ठीक है, आज चलिए छोटा सा जवाब ले लेती हूँ मैं। ये एजुकेशन का ही है, व्यापम एजुकेशन का है। हाँ। अरे थोड़ी शर्म करो,
ये चलिए ठीक हिंदुओं के बच्चे है, ही एक छोटा परेशान जवाब हो ले रहे लेती हूँ योगेश जी से, उसके बाद देवदत्त जी के पास लौटूंगी। योगेश जी जवाब दे दीजिए कि आखिर जब स्कूलों में इस तरह की बातें होती है, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, तो वहां भी तो इस तरह की चीजें, फिर उन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है, क्यों वहां की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जाता है? देखिए खुशी जी, मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में यही बात से संबोधन शुरू किया था कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी प्रमाण के अनर्गल आरोप लगाती और जग हंसाई का केंद्र बनी। ये देखिए, कल ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बजट पास हुआ है, 33,352 करोड़ रुपए खुशी में स्कूल शिक्षा, आपके एक रिपोर्टर को, स्कूल शिक्षा का बजट मुझे अभी भेजो, जिसमें पिछले साल के अभी से जाते हैं हम लोग, और कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी करके और हिंदुओं को ये कांग्रेस पार्टी, इनके युवराज हिंसावादी बताते, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग की महिमा आपको बताया सनातन का निरादर करते हैं और रोजा अफ्तार में शिरकत मेरे ठेकेदार नहीं हो, मेरी समाज, मेरे गांव, मेरे देश के ठेकेदार नहीं। देखिए आप बीच में बोल रहे हैं केदार जी, मैं आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा था, आप ही ने कहा था बड़ा सेंसिटिव इशू है, अब आप बौखला जाते हो जब मैं सच्चाई बोलना शुरू करता हूँ। आपने जितनी भी कहानियां बताई हैं, ये मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के टाइम की थी, आज की परिस्थिति जुदा है। अरे बोलना पड़ेगा, अरे आपको 25 साल हो गए भैया, 25 साल हो गए यहाँ कमीशन खाते खाते मध्य प्रदेश में, कई बार उसमें प्रमाण पत्र मिल चुका है, और हम ये चाहते हैं कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। इतनी सी बात आप लोगों की मोटी बुद्धि में समझ में नहीं आती है कि वहाँ गंदगी में बैठे हैं, वहाँ उनका उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ शोषण किया जा रहा है, उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है। अगर ऐसे बच्चों के उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है तो आप लोगों को उसमें मिर्ची लग रही है। चलिए ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ मुंह जवानी खर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये मुद्दा है नहीं हिंदू मुस्लिम का, ये मुद्दा है बच्चों के भविष्य का, चाहे वो मदरसों में पढ़े या फिर स्कूल में पढ़े। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास पुनः लौटूंगी, मैं आपके पास पुनः लौटूंगी। 30 सेकंड हो, लेट मी कंप्लीट। चलिए रखिए अपनी बात। देखिए 50-55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटा ही नहीं, अब इनके युवराज नया नारा लेके निकले हैं अमीरी हटाओ। अरे ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, ना ये गरीबी हटा पाए ना अमीरी हटा पाए। आज देश 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, बच्चे हमारे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर है, एजुकेशन सिस्टम हमारा एडवांस हो चुका है, और आप मदरसों पे अटके हुए हैं जहाँ देशद्रोही बात सिखाई जाती है, धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिहाद और राष्ट्र विरोधी सामग्री वहां से बरामद होती है, और आप उन लोगों की बात कर रहे हैं। होने वाली है, हिंदुओं को आपने पूरे मदरसों को बोला है कि पूरे मदरसों में चलिए ठीक गलत पढ़ाया जाता है, एफआईआर होगी। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बात किसी वर्ग विशेष की नहीं है, बच्चों के भविष्य की है। चलिए देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देवदत्त जी देखिए, जिस तरह की बातें आई है, अनुच्छेद 30 को खत्म करने का ये जो मुद्दा उठा है सदन में, और अब बात की जा रही है मदरसों के बैन की, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इन सारे? देखिए अभी आपने राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सुनी, हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक दलों से मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने जिस तरह से बातें कही, नहीं लगता आपको कि ये किसी वर्ग विशेष का मुद्दा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का मुद्दा है? चाहे वो मदरसों में पढ़ाई करे या स्कूलों में पढ़ाई करे, लेकिन एक व्यवस्था हो। अगर मदरसों में इस तरह की चीजें पाई जाती हो कि धार्मिक कट्टरता सिखाई जा रही है, तो उन पर कार्रवाई की जाए जो कुछ मदरसे हैं, या फिर ये कि पूरे मदरसों को इस तरह से बैन किया जाए। आप क्या कुछ मायने निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल खुशी जी, आप देखिए कितनी विडम्बना है, चाहे सदन में चर्चा हो या चाहे अपने चैनल पे भी चर्चा चल रही है, ये कोई बहस के आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, उनको आप जैसा शुरू में शिक्षा देंगे, लालन पालन संस्कार करेंगे, वो वैसे ही बड़े होंगे। यदि कहीं दुविधा और द्वंद्व है, शक है, शंका है कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं या राष्ट्र हित की नहीं पढ़ाई जाती, ये बहस करने की, चर्चा करने की विषय थोड़ी है। तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, या तो केवल राजनीतिक मुद्दे बनाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं, और नहीं तो इसको क्यों अनुमति दी जाए? किसी भी देश में राष्ट्र विरोधी या किसी भी राष्ट्र के जो अनुकूल ना हो शिक्षा क्यों देनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विषय ज्यादा है, अन्यथा इस पर कार्रवाई करो और बंद करो, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। ये देश का सवाल है, और जहां तक है तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जरूरत है।
आज बच्चों को जरूरत है मूल्य शिक्षा की, कि जिस तरह के आप देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, संघर्ष करने की क्षमता कम हो रही, धैर्य कम हो रहा है। तो जीवन मूल्य शिक्षा के कैसे नैतिकता का पाठ, कैसे जीवन संघर्षों के साथ जिया जाए। छोटी छोटी बात पे यदि मोबाइल माँ ने छुड़ा लिया तो बेटी सुसाइड कर लेती है। तो ये जो शिक्षा है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमने कई चीजें बदली हैं, तो ये शिक्षा में ही बदलना चाहिए। हमें वो जो पीढ़ी हमारी निकल गई है, हम लोग उस पीढ़ी के लास्ट है कि कितने संघर्षों में, अभाव में और कम सुविधाओं में पढ़े लिखे, लेकिन कभी अवसाद में, कभी वो नहीं संघर्ष करके बढ़ गए। तो ये बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देनी चाहिए। और आज राष्ट्र प्रेम क्या है, क्या हम कैसे उनको शिक्षा उनके लिए तैयार करें, हम कि वे पर्यावरण के हितैषी बने, प्रदूषण के खिलाफ करें, वे नैतिक मूल्यों का जीवन में वो करें, आत्मसात करें। आज परिवार टूट रहे हैं, परिवार परंपरा जो हमारी महत्वपूर्ण कड़ी थी देश की, ऋषि मुनियों की रिसर्च की हुई, आज वो परंपरा टूट रही है, इससे अपराध बढ़ रहे हैं। बच्चे बहुत क्या बताएं, जो हमारा युवा था, विवेकानंद जैसा युवा था देश का, आज तो क्या है, टेलर मास्टर के यहाँ जाके वो बकरम डाल के सीना बढ़वाना चाहते हैं। आज हमारे जो ड्राई फ्रूट जो बड़े विदेशों में कितनी चीजें हम बताएं आपको कि सही हम खाना नहीं दे पा रहे उनको। आज मिलावट का दूध दे रहे हो आप। आज कितनी छोटी सी समस्या, आज उसको धूल में खेलने का अवसर ही नहीं मिला है, आपने पकड़ दिया उसको, मोबाइल पकड़ा दिया। आज बच्चे कहाँ दिखते हैं कहीं बाहर खेलते हुए, सब या तो टीवी में या मोबाइल में चिपके हुए। तो बात यह है कि सबको इन आरोप प्रत्यारोप से हटके एक जो नई पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, उसकी तरफ बहुत व्यवस्थित तरीके से सोचने की जरूरत है। और शिक्षा के केंद्र जो भी हो, चाहे वो स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, मदरसे हो, जहाँ भी हो, उनका एक बार पूरा परीक्षण कर लिया जाए। जो सही है उनको प्रोत्साहन राशि दो, और जो जहाँ गलत छोड़ा भी उसको बंद करो। इसको आरोप नहीं लगाते रहो कि ऐसा करो, बहस का मुद्दा मत खींचो, उसको तुरंत बंद कर दो। क्यों होना चाहिए ऐसे बच्चों में संस्कार? तो इसको केवल मैं समझता हूँ बच्चों को, शिक्षा को, दोनों चीजें ऐसी हैं जो राजनीतिक सपने से नहीं, एक समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और एक ज्ञानवान भारत की दृष्टि से सोचना चाहिए। और इसमें बहुत कड़े से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा। निश्चित तौर पर देवदत्त जी, एक बिल्कुल सही बात आपने कही है कि परीक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्र विरोधी कोई भी बात अगर बच्चों को पढ़ाई जाती है, बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हीं बातों की ओर ध्यान देंगे। चाहे मदरसों में इस तरह की चीजें चल रही हो या फिर स्कूलों में चल रही है, ये मुद्दा नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं, बच्चों के भविष्य का है, जो कि हमारा कल का भविष्य है। योगेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्यों इनका परीक्षण नहीं किया जाता? ठीक है, अगर इस तरह की गतिविधियां किन्हीं मदरसों में मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाए, सभी मदरसों को बैन करने की क्या जरूरत है? और क्या स्कूलों की व्यवस्था की भी इस तरह से परीक्षण किया जाएगा? क्योंकि कई तरह की अव्यवस्थाओं को देखिए, हम खुद एक जिस तरह से चैनल में है, जिस तरह की खबरें हमारे पास सामने आती, कई अव्यवस्थाएं स्कूलों में निकलती, तो क्या उस ओर भी ध्यान दिया जाएगा, तमाम व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिया जाएगा? देखिए खुशी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका भी, और आदरणीय देवदत्त दुबे जी ने जो बात कही है कि जिन मदरसों में इस प्रकार की गतिविधियां पाई जाती है उन्हें बंद कर। तो मैं यहाँ पर मूल विषय की ओर लौटना चाहूंगा। मेरे साथी दोनों को शायद ये ध्यान नहीं कि अनुच्छेद 30 है क्या। अनुच्छेद 30 को समाप्त करने की जो बात डॉक्टर अभिलाष पांडे ने कही है, उसमें ये बात उल्लेखित है कि आप अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक वो अनुच्छेद 30 जिंदा। तो उसको अगर हम समाप्त करेंगे तो मदरसों में और अन्य शिक्षण संस्थानों में हमको हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलता है। तो ये एक मूल बहस का मुद्दा ये है। और जब तक ये अनुच्छेद 30 रहेगा तब तक हम मदरसों में वो सतत मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे जो करना चाहिए। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, आवश्यकता अनुसार सभी गर्ल्स और डिग्री कॉलेजों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है, मगर मदरसे इससे जुदा है। उसका कारण है कि अनुच्छेद 30 की जो उनको संरक्षण प्राप्त है, तो उस संरक्षण को खत्म करने हेतु डॉक्टर अभिलाष पांडे ने ये डिमांड करी है और इस पर एक सार्थक बहस की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं वो बच्चे भी हमारे भारत का भविष्य है। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत निकली है, तो ये हिंदू मुसलमान का विषय तो कतई नहीं है।
ठीक है योगी जी, देखिए हायर अनुच्छेद 30 की सिस्टम बात से करें, जोड़ने की सांस्कृतिक एक जीवन, कवायद। मनोरंजन, अवकाश और खेल में भागीदारी, लेकिन अनुच्छेद 30 को लेकर अगर आप जैसे कह रहे हो कि सार्थक बहस होनी चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या स्कूलों को लेकर भी बहस की जाएगी? जिन स्कूलों में इस चीज की कमी होगी क्या उनको भी बैन किया जाएगा? और नहीं किया जाएगा तो क्या व्यवस्थाएं सुधारी जाएगी? क्योंकि ये तो बच्चों के भविष्य का मामला है। देखिए खुशी की 50, 55, 60 साल पुराना गड्ढा है कांग्रेस हाँ। के शासनकाल का, उसको भरने में थोड़ा समय और लगेगा। पिछले 10 सालों में काफी काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार ने और 20 सालों में मिस्टर बंटाधार के शासन से लेकर आज की डेट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू और पिछड़े मध्य प्रदेश से इसको अग्रणी और विकसित राज्य में ला खड़ा किया है। आज हमारी देश में 10वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था है। 3,65,000 करोड़ का ये बजट आज देश भर में 10वें स्थान पर, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम देश भर में 26वें स्थान पर। तो हम धीरे धीरे सने सने प्रयास कर रहे हैं और प्रगति की ओर अग्रसर है, विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है। ठीक है, केदार जी के पास आऊंगी। केदार जी, देखिए जिस तरह से योगेश जी का कहना है, अनुच्छेद 30 का जिस तरह से वो मतलब बता रहे हैं, वो चीजें नहीं है मदरसों में, शायद जिस तरह से उनका कहना है, इस वजह से उन्होंने अनुच्छेद 30 को हटाने की मांग की है सदन में, जिस तरह से ये मुद्दा उठा है। और एक और बात देखिए, हमेशा से एक आरोप लगता आया है बीजेपी के विशेष समुदाय से कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार करती है, हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पाठ्यक्रम में जब रामकृष्ण को शामिल करने की बात आई थी तो विपक्ष ने फिर भी सवाल उठाए थे। तो आखिर क्यों इन मुद्दों पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं? क्यों एक सार्थक चर्चा नहीं होनी चाहिए? बहस में ये चर्चाएं बदल जाती है। पहली बात तो ये हम तीन जो बैठे हैं ना पैनलिस्ट, ये तीनों सरकारी स्कूल के हैं, और मैं तो सरकारी स्कूल से विदेश तक पढ़ने गया हूँ दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में, विदेश में नौकरी वोकरी करके भी आया हूँ गुप्ता जी, ये सरकारी स्कूल से। आप ये बताओ, ये आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है क्या कि 25 साल पुरानी बातें आप उससे कंपेयर करते हो? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, आप 25 साल से क्या झांझ मंजीरे बजा रहे थे? उन्होंने 18 महीने का समय बर्बाद किया, सिर्फ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, वसूली केंद्र बना दिया। 18 महीने तक कमलनाथ सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए 2000 बाबूजी वो दिग्विजय सिंह जी के 10 साल आ चुके हैं। मिस्टर बंटाधार जहां बिजली होती थी, कब तक दिग्विजय सिंह जी के गड्ढे होते थे, 200 में बच्चे ना परीक्षा दे पाते थे, ना परीक्षा में नौकरी कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में पढ़े हुए सरकारी स्कूल के लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में पढ़ने वाले को 7वीं में 7 का पहाड़ा नहीं आता है। आपके खुद के बच्चे और रिश्तेदार सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां व्यवस्था ही नहीं है आपकी सरकार में। आपके ही लोग स्कूलें सरकारी छोड़ के जा रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर जानकारी का अभाव है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी सीबीएसई की और एमपी बोर्ड की लिस्ट आई इनबिल्ट है, उसमें सीएम राइज स्कूल और आदर्श परीक्षार्थियों ने ये मुद्दा नहीं, पिछले कार्यकाल में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, ठीक है योगेश जी देखिए, आपने पूरा समय लिया था, केदार जी से बात करने दीजिए, समय सीमा की कमी है। केदार जी देखिए, मुद्दा ये है कि अगर उन मदरसों को लेकर इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है, जो कुछ मदरसे उनको लेकर के अगर अवैध गतिविधियां चल रही है, अगर राष्ट्रवादी, उनको तुरंत बंद करो, उनको तुरंत बंद करो। और जिन मदरसों के ऊपर गुप्ता जी ने गलत आरोप लगाए, वो मदरसे गुप्ता जी की एफआईआर करे। ये हर चीज में धर्म ला के रखते हैं। अनुच्छेद 30 ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, देखिए पर्पल कमेंट मत कीजिए, जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा मदरसों को इन्होंने गलत नहीं कर सकते। आप थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, एफआईआर होनी चाहिए, थोड़ा संविधान के बारे में जानकारी। ठीक है, समय की कमी है, देवदत्त जी के पास आऊंगी, समय की कमी है, देवदत्त जी के पास आऊंगी। देवदत्त जी देखिए, नहीं लगता कि जिस तरह से बहस यहाँ पर हो रही है, जिस तरह से बहस सदन में भी होती है, बहस की जगह अगर मुद्दे पर चर्चा करनी है तो एक सार्थक चर्चा करो, उसका जो सार है वो निकालो, मंथन करो, लेकिन अमृत निकालो। इस तरह के बयानबाजियों से तो विषय निकलेगा। नहीं लगता आपको कि एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि ये भविष्य है, जो बच्चे हैं आज के वो कल का भविष्य है। बात मदरसों की नहीं है, बात स्कूलों की नहीं है, बात बच्चों के भविष्य की हो जाती है। क्या कुछ लगता है आपको, क्या एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए? अगर इस तरह के मदरसे कोई पाए जाते हैं तो उनको कार्रवाई की जाए, लेकिन सभी मदरसों पर बैन, जिस तरह से अनुच्छेद 30 को हटाने की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 30 में जो कमियां नजर आ रही है मदरसों में, उनको पूरा किया जाए। क्या कुछ आपको लगता है इन सभी चीजों को देखते हुए? देखो, मैंने पहले कहा था कि शिक्षा और बच्चे राजनीतिक बहस के या इसके आरोप प्रत्यारोप के विषय नहीं है। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिन पे परीक्षण कर सुनिश्चित किया जाए और आगे बढ़ा जाए कि आज इतने शिक्षाविद हैं तो आज की शिक्षा की क्या जरूरत है। और कोई भी भाषा में कोई पढ़े, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, किसी भी भाषा में, लेकिन वो राष्ट्र प्रेम की भाषा पढ़े,
परिवार की भाषा पढ़े, नैतिकता की भाषा पढ़े। ये सब सुनिश्चित हो जाना चाहिए। ईमानदारी, सत्य, प्रेम, करुणा, ये सब चीजें उसको बचपन में आ जानी चाहिए। अन्यथा बड़ा होके, थोड़ी बड़े होके देखो कैसे कैसे अपराध आजकल सामने आते हैं सुर्खियों में, छोटी छोटी बात पे। आज आप कल्पना कर सकती कि वृद्धाश्रम क्यों खुले? यदि बच्चों में नैतिकता होती, पाठ पढ़ाया गया होता, एक संवेदना होती, तो वृद्धाश्रम खोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल गहनता से ध्यान देने की जरूरत है कि अच्छे संस्कार, एक अच्छी शिक्षा, देश प्रेम के प्रति वो शिक्षा हो, तो ऐसे भविष्य की जरूरत है। चाहे ये डिपेंड नहीं करता है फिर कि बच्चा हिंदू हो या मुस्लिम हो, बच्चा कल का भविष्य, उसको अच्छी शिक्षा देना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी के चलते आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है, ये तकरार है तालीम पर, क्योंकि अब विधानसभा में अनुच्छेद 30 को हटाने का मुद्दा उठा है। मदरसों को बैन को लेकर बात की जा रही है, लेकिन इस पर भी सियासत का जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत कितनी गर्माती है या फिर एक सार्थक चर्चा हो पाती है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।